प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। बीपीएससी हो या आपका जो है जेएससी हो, इन दोनों के लिए लगातार हमने बायोलॉजी की क्लास आपकी कराई है। आज हम आपके एग्जाम पॉइंट श्रृंखला को हमने पीछे से स्टार्ट कर दिया था। आज एग्जाम पॉइंट के आपका दूसरा सेशन है, जिसमें आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पोरी फेरा के बारे में। तो पोरी फेरा के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। और पहला पार्ट अगर प्रोटोजोआ का नहीं देखें तो जरूर देखिएगा। प्रीवियस ईयर के जितने पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं उसका निचोड़ लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हैं, और यह निचोड़ आपकी परीक्षा में ना सिर्फ आपको मदद करेगा बल्कि कई प्रश्न डायरेक्ट यहीं से मिलने वाले हैं। बहुत रिसर्च और बहुत परिश्रम से इसे प्रिपेयर्ड किया गया है। मुझे पूर्ण भरोसा है आप भी पेपर देंगे तो आपको भी पूर्ण भरोसा होगा जब यहाँ से आपको मदद मिलेगी आपके पेपर में। तो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चूंकि हमारा लक्ष्य ही देखिए यहाँ पे लिखा है स्टडी विद प्रदीप, ये चैनल का नाम है। और लेकिन नीचे जो लाइन लिखी है आप ही के लिए लिखी गई है कि आपकी जीत ही हमारी जीत है। तो ये बड़ी चीजें हैं जिसे आपको फॉलो करना चाहिए, और जब आप फॉलो करेंगे तो सफलता आपके चरण जरूर चूमेगी। तो आज एग्जाम पॉइंट सेकंड पे हम लोग चर्चा करने वाले, जूलॉजी के एग्जाम पॉइंट सेकंड पार्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे। कलर चेंज कर लें जिससे आपको डिस्टरबेंस नहीं होगा। और ये है पोरी फेरा, तो पोरी फेरा के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा इसको बात, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम पॉइंट आपके सामने है। 50 एग्जाम पॉइंट है, देखिएगा ध्यान से पढ़िएगा। और पोरीफेरा के 25 है, 25 जो है सिलिंड्रेटा के, लेकिन हम लोग सिर्फ पोरीफेरा के पढ़ेंगे। देखिए कहला नाल प्रणाली, पहली बात तो यही है कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम आपको दो जगह देखने को मिलेगा, एक यहाँ पे एक इकाइनोडर्मेटा में, लेकिन उसे कहते हैं वास्कुलर सिस्टम और इसको कहते हैं कैनाल सिस्टम। हालांकि प्लांट में भी वास्कुलर टिश्यू सिस्टम पाया जाता है, लेकिन उसमें जाइलम और फ्लोएम आते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि नाल प्रणाली सिस्टम यानी कैनाल सिस्टम जो है उपस्थित होता है किसमें, स्पंजों का विशेष लक्षण। यानी कैनाल प्रणाली का पाया जाना स्पंजों का एक विशेष लक्षण होता है, यानी पोरीफेरा का एक विशेष लक्षण के अंतर्गत आता है। पोरीफेरा आप सब लोग जानते हैं पोरस इनकी शरीर होती है। इनकी शरीर कैसे होती है, पोरस होती है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा भी आप कई बातों को ध्यान में रखे होंगे, जैसे कि पोरीफेरा के जो मेंबर होते हैं ज्यादातर तो समुद्री होते हैं, लेकिन कुछ इसके मेंबर कहाँ पे पाए जाते हैं, तो कुछ इसके मेंबर पाए जाते हैं आपके फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले स्पंज का आपको नाम लेकर के बताना है। कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर लिखा करिए, इससे आपको परीक्षा में मदद मिलेगी। और जिस बात को एक बार आप टाइप कर देंगे वो चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो कह रहा है कि स्पंजों की जो देह भित्ति होती है यानी शरीर की जो ये बॉडी कैविटी है, नाल प्रणालियों से बनी होती हैं। यह कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि इसमें 3 प्रकार की नाल प्रणालियां मुख्यतः देखी जाती हैं। एस्कान टाइप की, साइकान टाइप की, ल्यूकान टाइप की, 3 तरह की नाल प्रणालियां देखी जाती हैं। आप देखिएगा इन नाल प्रणालियों से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का आने वाला है, बस आपको इसे याद कर लेना है। मेरी बात मान लीजिए और याद कर लीजिए। पहला प्रश्न आपका यहाँ आप देखिए, एस्कान नाल प्रणाली। एस्कान नाल प्रणाली ल्यूकोसोलिनिया में पाई जाती है। एस्कान प्रकार की नाल प्रणाली, एस्कान प्रकार की नाल प्रणाली की बात करें स्काइफा में, जबकि ल्यूकान, अब देखिएगा यहीं से आपके प्रश्न आएंगे। कह रहा है कि एस्कान नाल प्रणाली कहाँ गया, एस्कान नाल प्रणाली यहाँ पे दिया है कि एस्कान प्रकार, रुक जाओ भाई, हाँ कह रहा है कि कैसे गड़बड़ हो जा रहा है, थोड़ा छोटा कर दें। हाँ कह रहा है कि एस्कान प्रकार की नाल प्रणाली जो है ल्यूकोसोलिनिया में पाया जाता है, ये आपको पहला याद रखना है। वहीं पे कह रहा है कि साइकान टाइप की, जो साइकान है इसके टाइप की जो नाल प्रणाली होती है स्काइफा में पाई जाती है। और जबकि ल्यूकान टाइप की जो नाल प्रणाली है, ये ल्यूकान है, ल्यूकान टाइप की जो नाल प्रणाली है वो स्पॉन्जिला में पाई जाती है। तीनों में 3 प्रकार की नाल प्रणाली पाई जाती है। और एक प्रश्न यहाँ से 110% आपके एग्जाम में आने वाला है, इसे आप नोट कर लें, याद कर लें और याद करके रख लें, चूंकि आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको मैं बता दूं कि अगर आपको एग्जाम पॉइंट चाहिए तो आप 99 रुपीज हमें सेंड करेंगे, जिसमें आपको एग्जाम पॉइंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ मैराथन के क्वेश्चन, कुछ आपके जो हैं एनसीईआरटी के नोट्स, ये सभी चीजें आपको दी जाती हैं। लगभग आपके 130 से 122 पीडीएफ आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और यह सभी आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में। आप जो लोग पेमेंट करते हैं वह सभी लोग पेमेंट करने के बाद व्हाट्सएप लिखें और वहां पे एग्जाम पॉइंट बायोलॉजी जरूर लिख करके भेजें, और अपना बोर्ड भी लिखें, बीपीएससी से हैं या जेएसएससी से, जरूर लिख करके भेजिए। हालांकि जब आप कमेंट करेंगे तो आपको एक मैसेज जाएगा कि जेएसएससी के लिए और बीपीएससी के लिए अलग अलग फीस का, उसे मैं आज सही करवा दूंगा।
तो उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। आपको सिर्फ देना कितना 99, 24 घंटे के अंदर में आपको नोट्स भेज दिया जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि आप अपना नंबर वही देंगे जो नंबर आपको जरूरी, क्योंकि एक ही नंबर से आप रजिस्टर्ड हो पाएंगे, दूसरे नंबर से आप रजिस्टर्ड नहीं हो पाएंगे। बात समझ में आ रही? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा साइकान नाल प्रणाली जो साइकान में पाई जाती है, इसका विकास मूल स्पंज की दीवार की सतहों पर बलित हो जाने से होता है। कह रहा है जो इसकी दीवार की सतहें होती हैं इनके मुड़ जाने की वजह से साइकान टाइप की नाल प्रणाली का निर्माण हो जाता है। बलन के कारण देह भित्ति सपाट न रह करके नलिकाओं का रूप ले लेती है, जिन्हें अरी नलिका कहते हैं। कह रहा है कि बलित ना होकर के, बलित होने के कारण ये सपाट ना होकर के अरी नलिका का रूप ले लेती है। यह बाहर की ओर बंद रहता है और भीतर की ओर एक बड़े छिद्र द्वारा स्पंज गुहा में, कह रहा बाहर की ओर तो बंद रहता है लेकिन भीतर की ओर बड़े छिद्र गुहा की स्पंज गुहा में खुलती है। इसे एपोपाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? इस छिद्र गुहा को क्या कहते हैं? एपोपाइल कहते हैं। अरी नलिकाओं की दीवारों पर पाए जाने वाली अस्थियों को प्रोसोपाइल कह रहा है कि इनकी दीवारों पे जो हड्डियां पाई जाती हैं उन हड्डियों को प्रोसोपाइल कहते हैं। और यह हड्डियां किसकी बनी होती हैं? स्पॉन्जिन फाइबर की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? स्पॉन्जिन फाइबर की बनी होती हैं। ये बात आपको याद रखना है। कह रहा है कीप कोशिकाएं, जो कीप कोशिकाएं हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि कीप कोशिकाएं, जो कीप कोशिकाएं हैं केवल अरी नलिकाओं की दीवारों के भीतर की ओर होती हैं। कह रहा सब जगह नहीं होती। कीप कोशिकाएं केवल अरी नलिकाओं की दीवारों के भीतर की ओर होती हैं, जिन्हें कसाभी नलिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? कसाभी नलिकाएं कहते हैं। केंद्रीय स्पंज गुहा के चारों ओर पिनेकोसाइट कोशिकाओं का स्तर होता है। केंद्रीय स्पंज गुहा के चारों ओर पिनेकोसाइट कोशिकाओं का क्या होता है? स्तर होता है। अरी नलिकाओं की दीवारों के परस्पर समेकन से इनके बीच के रिक्त स्थान भी गिरकर अंतर्वाही नलिकाओं का रूप ले लेते हैं। ये स्पंज गुहा की ओर बंद परंतु शरीर की सतह पर खुली रहती हैं। कह रहा है कि स्पंज गुहा की ओर बंद होती हैं परंतु शरीर गुहा की अगर बात करें तो उस तरफ खुली रहती हैं। बाहरी जल इन्हीं से आता है। कह रहा है कि बाहरी जल स्पंज गुहा की ओर बंद रहती हैं और बाहर शरीर की सतह की ओर खुली रहती हैं। बाहरी जल इन्हीं में आता है। यहाँ से जलधारा प्रोसोपाइल्स में होकर कसाभी नलिकाओं में और फिर एपोपाइल्स द्वारा स्पंज गुहा में आकर के आस्कुलम से बाहर निकल जाती हैं। कहने का अर्थ है कि इनका एक सिस्टम होता है और उसी सिस्टम के द्वारा ये यहाँ पे परिभ्रमण करता है और परिभ्रमण करते वक्त अपना पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाता रहता है। साइकान पोरिफेरा का संघ है। साइकान जो है पोरिफेरा संघ का एक समुद्री जीव है। कौन? साइकान। साइकान में कोई विशेष जनन अंग नहीं होते। साइकान एक द्विलिंगी प्राणी है। नर और मादा दोनों प्रकार के युग्मकों का विकास एक ही प्राणी में होता है। इनका विकास अमीबोसाइट आर्कियोसाइट कोशिका के कारण साइकान में क्रॉस फर्टिलाइजेशन से होता है। कह रहा है इनका विकास अमीबोसाइट आर्कियोसाइट कोशिका के कारण साइकान में क्रॉस फर्टिलाइजेशन से होता है। साइकान द्वारा जल में मुक्त किए गए शुक्राणु जब किसी अन्य साइकान के अंदर छिद्रों में द्वारा प्रवेश करते हैं तो उसे मीजोग्लिया में उपस्थित, ध्यान से देखिएगा, तो मीजोग्लिया में उपस्थित जो मादा युग्मक होते हैं उसे निषेचित कर देते हैं। और इसी प्रकार के निषेचन को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रकार के निषेचन को हम लोग कह देते हैं कि जो निषेचन है यह विशेष अंग तो नहीं है, लेकिन यह निषेचन कैसा होता है? नर द्विलिंगी हो गया और कह रहा है कि युग्मक निर्माण के द्वारा निषेचन होता है, जबकि युग्मक का निर्माण नहीं होता। ठीक है, शुक्राणु अंदर जाते हैं लेकिन वो एक प्रकार से सेक्सुअल कपुलेशन नहीं होता है। क्लियोना को समानता बोरिंग स्पंज, पहले तो यही आपको याद रखना होगा, मैच करने के लिए आता है। तो क्लियोना जो है, क्लियोना को समानता क्या कहते हैं? बोरिंग स्पंज के नाम से जाना जाता है। यह स्पंज वोस्टर यानी मोती प्रदान करने वाला मोलस्क और मिसल खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त की खोल में सुरंग बना देते हैं, इन्हें नष्ट कर देता है।
निषेचित अंडे में बार बार विभाजन से ब्लास्टुला का विकास होता है। ब्लास्टुला की कोशिकाएं एक इपिथीलियम स्तर बनाती हैं जिसे ब्लास्टोडर्म कहा जाता है। कह रहा ब्लास्टुला की कोशिकाएं एक अस्तर बनाती हैं जिसे ब्लास्टोडर्म कहा जाता है। ब्लास्टुला के भीतर तरल द्रव से भरी गुहा ब्लास्टोसील कहलाती है। साइकान में स्टोमोब्लास्टुला पाया जाता है। स्टोमोब्लास्टुला एम्फीब्लास्टुला के विकास के समय बनी संरचना है। ठीक, साइकान में स्टोमोब्लास्टुला पाया जाता है। स्टोमोब्लास्टुला एम्फीब्लास्टुला के विकास के समय बनी संरचना जिसमें ब्लास्टुला खोलकर पार्श्व की कोशिकाओं को निकल जाता है। अगला पॉइंट है, अधिकांश स्पंज समुद्री जल में पाए जाते हैं। कह रहा अधिकांश स्पंज जो हैं समुद्री जल में पाए जाते हैं। ताजे जल तथा अलवणीय जल में बहुत ही कम स्पंज पाए जाते हैं। स्पॉन्जिला एक ऐसा स्पंज है जो कि अलवणीय जल यानी ताजे जल में पाया जाता है। याद रखिएगा, फ्रेश वाटर स्पंज आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द फ्रेश वाटर स्पंज, तो आप याद रखेंगे स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पंज कहा जाता है। समुद्री किनारों पर रहने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? बेलांचली कहा जाता है। बेलांचली कहते हैं। और गहरे समुद्र में रहने वाले को पेलेजिक कहते हैं तथा समुद्र की तली पर रहने वाले को बेंथिक कहते हैं। और इन तीनों से एक प्रश्न 100% आने वाला। समुद्री किनारों पर रहने वाले जंतु को बेलांचली, गहरे समुद्र में रहने वाले जंतु को पेलेजिक और समुद्र की तली पर रहने वाले को बेंथिक कहलाते हैं। 3 प्रकार के जीव आपको यहाँ पे बताए गए। फिर देखिए वही रिपीट हो गया कि लोकोसिलिनिया पोरिफेरा संघ का एक सदस्य होता है, समुद्री स्पंज है। इसमें देह भित्ति 2 परत की बनी होती है, एक को एक्टोडर्म कहते हैं और एक को क्या कहते हैं? एक को एंडोडर्म कहते हैं। इनकी बाहरी परत 2 डर्मिस से बनी है, एपिडर्मिस और या पिनेकोडर्म कहलाती हैं, जबकि इनकी कोशिकाएं चपटी होती हैं। पिनेकोसाइट के नाम से जाना जाता है। जो इनकी कोशिकाएं पिनेकोडर्म की ये बहुत चपटी होती हैं, इन्हें पिनेकोसाइट के नाम से जाना जाता है। भीतरी परत को एंडोडर्मिस कहते हैं। कोशिकाओं को कोइनोसाइट कहा जाता है। इसी कोशिकाओं को क्या कहते हैं? कोइनोसाइट। एंडोडर्मिस की कोशिकाओं को क्या कहते हैं? कोइनोसाइट की कोशिका कहते हैं। बाहरी और भीतरी परत के मध्य जेल के रूप में मौजूद मीजोग्लिया पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इसमें अनियमित आकार की अमीबोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं। देह भित्ति में उपस्थित छिद्रों को घेरने वाली कोशिकाएं पेरोसाइट कहलाती हैं। ल्यूकोसोलिनिया संघ पोरिफेरा के वर्ग कैलकेरिया का सदस्य। ल्यूकोसोलिनिया संघ पोरिफेरा के वर्ग कैलकेरिया का सदस्य। इस वर्ग का प्रमुख लक्षण कंकाल कंटिकाएं बड़ी होती हैं और कार्बोनेट से निर्मित होती हैं। कह रहा कि इस संघ का ये लक्षण है कि इनकी जो कंकाल कोशिकाएं होती हैं वो बड़ी होती हैं और कार्बोनेट से क्या होती हैं? निर्मित होती हैं। किससे? कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती हैं। याद रखिएगा। प्रोटोजोआ से मेटाजोआ के उद्भव के संदर्भ में 3 प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं। पहला सिद्धांत यहाँ पर दिया गया है कॉलोनियल सिद्धांत, सिंसिशियल सिद्धांत और उसके बाद बहुवंशोद्भिद सिद्धांत। तो कुछ सिद्धांतों के बारे में यहाँ समझेंगे। इसमें कॉलोनियल सिद्धांत जो है सबसे अधिक मान्य है। इसमें एक वंशीय उद्भव के आधार पर बनाया गया। गहरे समुद्र में रहने वाले जंतु को 4000 से 7000 मीटर तक अधिक गहराई में पाए जाते हैं, उसे एबाइसल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एबाइसल कहलाते हैं। उनका नाम रखा गया है, एबाइसल जंतु कहलाते हैं। जो 4000 से 7000 मीटर तक की गहराई में पाए जाते हैं, एबाइसल जंतु कहलाते हैं। कह रहा यू स्पंजिया का साधारण नाम बाथ स्पंज है, यानी क्या कहते हैं? इसे बाथ स्पंज कहा जाता है। इसका कंकाल दृढ़ श्रृंगी स्पंजी कोशिकाओं से बना होता है, यानी स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है। कंकाल का रंग उड़ाकर सुखा दिया जाता है और इसे स्नान के लिए प्रयोग में लाया जाता है। स्पंज की देह भित्ति में 3 स्तर होते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इनमें थीसोसाइट मेसोफिल स्तर में होती हैं जो भोजन संचय का कार्य करती हैं। ट्रोफोसाइट भी मेसोफिल स्तर में होते हैं। इनका कार्य पोषण प्रदान करना होता है। पिनेकोसाइट बाहरी स्तर, पिनेकोडर्म कोइनोसाइट भीतरी स्तर है। कह रहा है कि जो पिनेकोसाइट है ये बाहरी स्तर है, पिनेकोडर्म तथा कोइनोसाइट भीतरी स्तर होता है जो मुख्यतः सुरक्षात्मक कार्य करता है। अगला पॉइंट है आपका स्पंज में पुनर्जनन। स्पंज में पुनर्जनन की असाधारण क्षमता न केवल क्षतिग्रस्त या खोए हुए हिस्सों की बहाली से प्रकट होता है, बल्कि टुकड़ों या एकल कोशिकाओं से भी वयस्का
पूर्ण विकास हो जाता है। स्पंज में पुनर्जनन को आर्कियोसाइट कहते हैं। पुनर्जनन में आर्कियोसाइट कोशिका का महत्वपूर्ण रोल होता है। एक कोशिकाएं स्पंज में मध्य स्तर में पाई जाती हैं। स्पंज की देह भित्ति में दो मुख्य स्तर होते हैं, बाहरी पिनेकोडर्म जो कि पिनेकोसाइट कोशिकाओं का बना होता है तथा भीतरी कोइनोडर्म जो कि कोइनोसाइट कोशिकाओं से निर्मित होता है, जो कि कोइनोसाइट की कोशिकाओं से निर्मित होता है। कोइनोसाइट कोशिकाएं कसाब युक्त होती हैं, यानी यहाँ पे सीलिया पाई जाती हैं। कॉलर कोशिकाएं भी कहलाती हैं, एक स्पंज में द्वितीयक लक्षण का कार्य करती हैं। स्पंज में देह भित्ति में मीजोफिल स्तर पर स्थित स्क्लेरोब्लास्ट कोशिकाएं कंटिका का श्रवण करती हैं। इसके निर्माण के लिए ये समुद्री जल और सिलिका का निष्कासित करती हैं। स्पंज में केंद्रीय गुहा को स्पॉन्जोसील कहते हैं, इसी को पैरोगैस्ट्रिक गुहा भी कहा जाता है। समुद्री अखरोट टीनोफोरा संघ के जंतुओं को कहते हैं। इसमें कामजेली या समुद्री अखरोट कहते हैं क्योंकि इनमें शरीर में 8 अनुदैर्घ्य प्लेट्स पाए जाते हैं। इनके शरीर में 8 अनुदैर्घ्य प्लेट्स पाए जाते हैं। अगला नितलस्त। नितलस्त क्या कहते हैं? बेंथिक को नितलस्त कहा जाता है। समुद्र के तल पर रहने वाले जंतु हैं। सरितजीवी लोटिक कहते हैं, बहते हुए ताजे जल में रहने वाले जंतु हैं। सरोजीवी लेंटिक कहलाते हैं, स्थिर जलाशयों में रहने वाले जंतु होते हैं। और उसके बाद अम्बुधी जो है पेलेजिक को कहलाता है, समुद्री जल में स्वतंत्र रूप से रहने वाले जंतु होते हैं। कंकजन को स्क्लेरोब्लास्ट कंटिकाओं का निर्माण करते हैं। संचाणु यानी थीसोसाइट खाद्य पदार्थों का संग्रह करते हैं। और ये जो आप लिख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं 20 से लेकर 25 तक, ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है प्रश्न है और ये आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। आर्कियोसाइट टोटिपोटेंट कोशिकाएं जो किसी दूसरे प्रकार की कोशिकाओं में परिवर्तित हो सकती हैं, उन्हें आर्कियोसाइट की कोशिकाएं कहते हैं। ट्रोफोसाइट ऐसी कोशिकाएं जो भोजन प्रदान करते हैं, उन्हें ट्रोफोसाइट कोशिकाएं कहते हैं। और उसके बाद क्रोमोसाइट्स ऐसी कोशिकाएं जो उत्सर्जी पदार्थों तथा रंगा पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे उत्सर्जी रंगा पदार्थ को क्रोमोसाइट्स कहते हैं। तो ये थे आपके पोरीफेरा से संबंधित महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट। 28 एग्जाम पॉइंट हैं, आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें से आपका एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, 100% गारंटी है कि इसी में से आपका प्रश्न मिल जाएगा। अतः आप 99 रुपये दे करके इसे जरूर परचेज करें। ना सिर्फ ये बल्कि पूरा सेगमेंट आपको भेजा जाता है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद। कल हम लोग पढ़ेंगे कोलन ट्रेटा को, लेकिन आप उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब और अपने वीडियो को शेयर जरूर करें।